नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी वोटर अधिकार यात्रा से घबराई मोदी सरकार की, एसआईआर को लेकर कांग्रेस के चौंकाने वाले खुलासे की, देखेंगे पीएम मोदी के चीन दौरे पर उठते सवालों को, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रेड्डी ने एनडीए को क्या दिया मैसेज, जानेंगे पीएम सीएम बिल पर कैसे खुद ही फंसी मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्यों उठी न्यायपालिका में बराबरी की मांग। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान, बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी पार्टी, भतीजे आकाश आनंद को सौंपी बिहार चुनाव की कमान। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा, बोले यूपी में वोट चोरी की तैयारी में बीजेपी और चुनाव आयोग, पंचायत चुनाव से पहले काटे जाएंगे 1 करोड़ वोट। स्ट्रीट डॉग्स पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ का बयान, बोले आवारा कुत्तों का हूं शुक्रगुजार, फैसले ने हर जगह कर दिया फेमस। चीन से आ रहे सामान पर अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर तंज, लिखा भाजपा चीनी चाल की समझे क्रोनोलॉजी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। 1 सितंबर को पटना में पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से रैली की भी इजाजत मांगी गई थी, जिसे लेकर प्रशासन की तरफ से कई शर्तें लगा दी गई। इस पर कांग्रेस भड़क उठी। अब महागठबंधन की तरफ से 1 सितंबर को होने वाले शक्ति प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ा कर रख दी है। पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी रात बिताना चाहते थे। तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन आखिरी समय पर उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से इसकी अनुमति नहीं दी गई। वहीं पटना जिला प्रशासन की तरफ से इसे लेकर सफाई सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से 2 आवेदन दिए गए थे, जिसमें गांधी मैदान में रात बिताने की बात शामिल नहीं थी। वैसे राहुल गांधी की पूरी यात्रा में अड़ंगे लगाने की कोशिश चलती रही। सासाराम में अंतिम समय पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति रद्द कर दी गई। यात्रा आगे बढ़ी तो खबर आई कि राहुल गांधी की यात्रा को आतंकवादियों से खतरा है, लेकिन राहुल गांधी ने हर खतरे का सामना करने का ऐलान कर दिया तो पटना में होने वाली रैली पर कई शर्तें प्रशासन की तरफ से लगा दी गई, जिसके चलते कांग्रेस को रैली की जगह पदयात्रा का कार्यक्रम करना पड़ा। वैसे अंतिम दिन वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता पटना पहुंच रहे हैं। राहुल और तेजस्वी यादव तो पूरी यात्रा में ही शामिल रहे। इसके अलावा सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी यात्रा के साथ चले। अब यात्रा के आखिरी दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, वाम दलों के नेता भी शामिल होंगे। इस बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कथित मीडिया संस्थानों पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने उन पत्रकारों से बातचीत का वीडियो पोस्ट किया जो लोगों के हक और उनकी समस्याओं की आवाज उठाते हैं, लेकिन कथित मेन स्ट्रीम मीडिया उन खबरों को गायब कर देता है। चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर बना हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए विपक्षी नेता लोगों के बीच जाकर उसकी पोल खोल रहे हैं। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का दावा है कि उसके पास वोटर लिस्ट से जुड़ी कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन अब कांग्रेस ने ऐसा खुलासा किया है जिससे आयोग अपने ही दावे में बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने और फिर उन्हें वापस जोड़ने के आवेदन से जुड़े आयोग के नए आंकड़ों पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक हटाए गए 65 लाख नामों में से लगभग 29,872 लोगों ने अपने नाम वापस जोड़ने का आवेदन किया है और 1.97 लाख से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की गई हैं। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग के इन दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक खास पैटर्न के तहत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने अकेले ही 89 लाख शिकायतें दर्ज कराई हैं और इसकी रसीदें भी उनके पास हैं। खेड़ा का आरोप है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इन शिकायतों को स्वीकार नहीं किया, जिससे इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते हैं, तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब
शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता। विवाद इस बात को लेकर तेज हो चला है क्योंकि दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 1 सितंबर है। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास शिकायतों की रसीदें हैं जो ये साबित करती है कि उन्होंने शिकायतें की थी, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि उन्हें राजनीतिक दलों से कोई शिकायत नहीं मिली। इस स्थिति में चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली पर संदेह गहरा गया है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग कांग्रेस के इन आरोपों पर कोई सफाई पेश करता है या नहीं। चुनाव आयोग गंभीर सवालों से घिर गया है तो सवाल पीएम मोदी के चीन दौरे पर भी उठ रहे हैं। उनके इस दौरे पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें हैं, जिसकी वजह भी है। पहला तो भारत और चीन के रिश्तों में आई तल्खियां और दूसरा अमेरिकी टैरिफ पर मचा बवाल। हालांकि जिस तरह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात हुई, उसे लेकर कांग्रेस ने तीखे सवाल पूछ लिए। तो पीएम मोदी के चीन दौरे पर कैसे गरमाई देश की सियासत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है। 7 साल बाद एससीओ की समिट में शिरकत करने के लिए जब पीएम मोदी चीन पहुंचे तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। 50 मिनट तक चली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पीएम मोदी ने आपसी विश्वास, सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। तो जिनपिंग ने भी ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत के साथ आने पर जोर दिया। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे ने देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ हाथ मिलाया, उसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इसका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि चीन ने गलवान घाटी में हमारे 20 जाबाज सैनिकों की जान ले ली। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। चीन ने पाकिस्तान को लाइव अपडेट दिए। चीन की इन नापाक हरकतों पर नरेंद्र मोदी ने सख्त कदम उठाया। मुस्कुराते हुए चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया। कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने भी सीमा पर चीन की नापाक हरकतों से लेकर व्यापार जगत में उसके सस्ते सामान की वजह से देश की एमएसएमई इकाइयों को होने वाले नुकसान का भी जिक्र किया और यह सवाल उठाया कि क्या न्यू नॉर्मल चीनी आक्रामकता और हमारी सरकार की कायरता से परिभाषित किया जाना चाहिए। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा विवादों से घिरता नजर आ रहा है। पीएम मोदी का ये दौरा विवादों से घिर गया तो चर्चा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बनी हुई है। अब ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सभी सांसदों से एक अहम अपील की। तो वहीं इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी एक जरूरी बात कही, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। तो क्या कुछ कहा सुदर्शन रेड्डी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि वो दलगत भावना से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर उनका समर्थन करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेता उन्हें वक्त देंगे तो वो उनसे भी वोट मांगने के लिए तैयार हैं। रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि वो चाहते हैं कि ये चुनाव हाल के वर्षों में भारत में हुए सबसे शालीन और निष्पक्ष चुनावों में से एक हो। इस दौरान उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बहुमत होने से किसी को अपनी मनमर्जी करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी सांसदों को योग्यता के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजकर बेवजह परेशान किया गया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि वो सभी सांसदों से व्यक्तिगत तौर पर मिलने और समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और इसी दिन देश को नया उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। उससे पहले प्रचार को लेकर कवायद जारी है। सुदर्शन रेड्डी के बयान ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। तो पीएम सीएम बिल को लेकर भी एनडीए सरकार फंसती नजर आ रही है। विपक्ष बिल पर बनी जेपीसी का भी बहिष्कार करने की तैयारी में है, जिससे सरकार की टेंशन बढ़ रही है। और अब इस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बिल को लेकर सरकार की आगे की रणनीति बताई, लेकिन इस बिल पर विपक्ष के विरोध को लेकर सरकार ही एकमत नजर नहीं आ रही, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम सीएम की गिरफ्तारी वाले बिल को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। विपक्ष के विरोध के चलते सरकार को इस बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा, लेकिन अब विपक्ष जेपीसी का ही बहिष्कार करने के मूड में है। ऐसे में ये बिल अधर में लटक जाएगा। इसे लेकर जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सवाल किया गया कि अब सरकार इस पर क्या रुख अपनाएगी, तो उन्होंने कहा
कि सरकार इन विधेयकों पर विचार कर रही है और विपक्ष को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भाग लेने के लिए मनाएगी। हम सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेंगे। हमने सभी राजनीतिक दलों से समिति के लिए नाम मांगे हैं और जल्द ही व्यापक चर्चा के लिए जेपीसी का गठन करेंगे। ओम बिरला ने असहमति को हमारे लोकतंत्र की ताकत बताया है। उनका कहना है कि सरकार विपक्ष को मनाएगी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान इससे मेल खाता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने तो एक तरह से विपक्ष को सख्त चेतावनी दे दी है कि उनके रुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजिजू ने कहा कि अगर किसी दल का नेता बहस या चर्चा में रुचि नहीं रखता और सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करना चाहता है तो विपक्ष का नुकसान हो रहा है, सरकार का नहीं। सरकार बहुमत में है और चाहे तो विधेयक पास करवा लेगी। किरेन रिजिजू ने विपक्ष के विरोध को हंगामा करार देते हुए ये साफ कर दिया है कि सरकार कैसे भी बिल पारित करवा लेगी, जिसके बाद मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और कहीं न कहीं विपक्ष के उन आरोपों को भी बल मिल गया है जिसमें उनका कहना था कि जेपीसी में उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। सरकार कैसे भी बिल को पास कराने के तरीके ढूंढ लेती है। इन सब उथल पुथल के बीच देश की सियासत गरमाई हुई है। पीएम सीएम बिल को लेकर एनडीए ही एकमत नहीं दिख रहा, तो बिहार में भी एनडीए गठबंधन में खींचतान दिखाई दे रही है। हाल ही में खबर आई थी कि एनडीए की पार्टियों में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, लेकिन अब चिराग पासवान की मांग ने इस दावे को झुठला दिया है। बताया जा रहा है कि चिराग ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ गए हैं और इसके लिए उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले लिया है, जिससे बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करीब है और एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का फॉर्मूला तो लगभग तय हो चुका है, लेकिन इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर बीजेपी और जेडीयू दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि जेडीयू एलजेपी को 20 सीटें देने के पक्ष में है, लेकिन चिराग पासवान इससे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने अब अपने बहनोई और सांसद अरुण भारती को आगे कर 43 से 103 सीटों की मांग कर डाली है। राजनीतिक जानकार इसे चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा मान रहे हैं। उनका कहना है कि चिराग पासवान इस कदम से न सिर्फ अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ा रहे हैं, बल्कि गठबंधन में अपनी अहमियत भी साबित करना चाहते हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो ना तो जेडीयू को नाराज कर सकती है और न ही चिराग पासवान को, क्योंकि दोनों की ही पार्टियां सरकार बनाने में बीजेपी की सहयोगी हैं। उधर चिराग पासवान पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो एलजेपी बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे एनडीए के समीकरण और भी उलझ सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले चिराग की ये मांग एनडीए के भीतर की खटपट को उजागर करती है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी आलाकमान चिराग पासवान को मनाने में कामयाब होता है या फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्यों उठी न्यायपालिका में बराबरी की मांग। आज के समय में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन यानी एससीबीए ने महिलाओं को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न सिर्फ खुलासा किया गया है, बल्कि चिंता भी जताई गई, साथ ही सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। आज के समय की महिलाएं जो हर क्षेत्र में पुरुषों को कड़ा मुकाबला दे रही हैं, उनकी संख्या देश भर की अदालतों में बेहद कम है। ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी एससीबीए की तरफ से किया गया है। एसोसिएशन एससीबीए ने एक प्रस्ताव पास कर देश की अदालतों में महिलाओं की बेहद कम मौजूदगी पर गंभीर चिंता जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में महिला जजों का प्रतिनिधित्व बेहद असमान और चिंताजनक है। बार एसोसिएशन के मुताबिक देश भर में हाईकोर्ट्स के करीब 1100 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से लगभग 670 पर पुरुष जज हैं, जबकि केवल 103 पदों पर ही महिलाएं हैं। वहीं उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर हाईकोर्ट्स में तो एक भी महिला जज नहीं है। एक तरफ देश के 4 हाईकोर्ट में एक भी महिला जज नहीं है, बाकी अदालतों में भी महिला जजों की संख्या बेहद कम है। वहीं दूसरी तरफ 2021 के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला जज की नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर चिंता जताते हुए एसोसिएशन की तरफ से जल्द इस अंतर को कम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।